अच्छा, तो अब तुम लोग एक बार देख तो लिए ही थे सेलेनियम आईडी, और एक तुम्हें ऑटोमेशन का एक आइडिया हो गया था। ऑटोमेशन का क्या मतलब है यार? चीजों का ऑटोमेटिकली होना ही क्या है? ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन अलग से कुछ भी नहीं है, चीजों का ऑटोमेटिकली होना ही क्या है? ऑटोमेशन है। इसके अलावा कुछ भी ऑटोमेशन नहीं है ना। तो तुम लोगों ने देखा कि भाई टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग करने के लिए क्या लिखे गए? टेस्ट केस। और वो टेस्ट केस जो थे वो नॉर्मली क्या भाई इंग्लिश में लिखे हुए थे, आदमी पढ़ के उनको चलाता था। हम वही प्रोविजन कर रहे थे कि इसको हम क्या कर दें? ऑटोमेटिकली कर दें। ये टेस्टिंग का काम आदमी की जरूरत ना पड़े। आदमी कहीं से भी ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप, जहां से भी ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म होता है तो फिर ये देखो, ह्यूमन के साथ तो लिमिटेशंस है ना यार, दिन में 8 ही घंटे काम करेगा ना। लेकिन मशीन के साथ ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। ह्यूमन के साथ प्रॉब्लम भी होंगी, ह्यूमन को इमोशनल इश्यूज भी होंगे, दुनिया भर की बातें हो सकती है ह्यूमन बीइंग के साथ ना, लेकिन वो मशीन्स के साथ नहीं होती। तो ये तुम्हें पता है कि भाई ऑटोमेशन, तुम्हें समझ और देख भी लिया था तुमने कि कुछ चला रहे थे और अपने आप चल रहा था, है ना। अब लेकिन जो तुम यूज कर रहे थे, बस क्या कर रहे थे? सेलेनियम आईडी नाम का एक टूल था, है ना, जैसे यहां है ना, ये यहीं पे तुम्हें क्या लिखने थे? कमांड। देखो अब यहां तुम्हें पता था, यहां ऑटोमेशन करने में बस 3 चीजें थी, एक कमांड, टारगेट, वेरीफाई। कमांड मतलब करना क्या है, टारगेट मतलब कहाँ करना। कितना अच्छा इंग्लिश है, देखो कितना अच्छा नाम रखते हैं। टारगेट मतलब लक्ष्य, है ना, तो वही टारगेट है, कहाँ करना है। वैल्यू है, अगर इस काम को करने में किसी वैल्यू की जरूरत है तो वो वैल्यू क्या हो। यही 3 चीजें हैं ना। और ऐसे ऐसे एक एक करके तुम स्टेप्स लिखते चले जाओ, है ना। और ये तुमने देखा था। लेकिन जानते हो, ये जो स्टेप्स लिख रहे हो इसमें ये मान के चलो बहुत ढेर सारी लिमिटेशंस हैं। जैसे अगर अभी तुमको देखो, तुमको लॉगिन करके दिखाए थे कि नहीं फेसबुक में, अगर हम यूजर नेम पासवर्ड और ये सही से डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? लॉगिन कर देगा या नहीं? ये तुमने देखा था कि यस सही पासवर्ड पासवर्ड से ऑटोमेटिकली लॉगिन नहीं हो रहा था। अच्छा, सारी इंफॉर्मेशन डाल रहे थे और लॉगिन बटन पे क्या कर रहे थे? क्लिक कर रहे थे, क्लिक कर रहा था, स्टेप पूरे चल रहे थे, आईडी नहीं खुल रही थी, लेकिन अगला पेज खुल नहीं रहा था। हाँ, तो क्या आ रहा था? एरर दे रहा था, यूजर नेम पासवर्ड गलत, लेकिन जबकि वो सही टिक हो जा रहा था लेकिन खुल नहीं रहा था सर। देखो, अगर वो तुम्हें लग रहा है कि वो सही था, हो सकता है। अच्छा नहीं, जैसे यूजर नेम डालते होगे, पासवर्ड डालते होगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करते होगे, होना तो ये चाहिए अगर यूजर नेम पासवर्ड सही है तो सर्वर पे क्या जानी चाहिए? रिक्वेस्ट। सर्वर क्या करेगा? सर्वर उस यूजर नेम पासवर्ड को लेगा और जाके अपने डेटाबेस में ढूंढेगा क्या कोई ऑलरेडी यूजर है। अगर इस यूजर नेम और पासवर्ड का कोई यूजर मिलेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन अगले पेज पे दे देगा। तो होना तो यही चाहिए, अगर नहीं हो तो डिफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, जो तुम फेसबुक यूज कर रहे हो वो प्रोडक्शन पे है, तुम अकेले नहीं यूज कर रहे हो, तुम टेस्टर नहीं हो, पूरी दुनिया यूज कर रही है ना। अगर गलती होगी, ये प्रॉब्लम होगी, ये अगर नहीं लॉगिन हो रहा होगा तो सबके साथ होगी ना। लेकिन फिर भी नहीं हो रहा तो एक चीज ये कर सकते हो कि तुम ये देखने को मतलब ये करो कि जो पासवर्ड डाल रहे हो उसी पासवर्ड से दोबारा लॉगिन करके देखा मैन्युअली हो रहा है। एक बार ये ट्राई करना चाहिए था ना। वो तो ऑटोमेशन वाला स्क्रिप्ट चल रही थी, वो बोल रहा था गलत है। तुमको अब ये चाहिए था कि अपना फेसबुक जो था ओपन करते, अगर मान लो ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो उसे क्या करते? लॉग आउट करते। लॉग आउट करने के बाद फिर वो यूजर नेम और पासवर्ड डालते और फिर देखते। हो सकता है तुम जो पासवर्ड सोच रहे हो कि सही है वो पासवर्ड ही क्या हो? गलत। और एक बात हो सकती है, और वो एक ये हो सकती है, ये लास्ट ऑप्शन है कि जो सर्वर होते हैं, तुम रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना सर्वर में, सर्वर सब जानता है जो रिक्वेस्ट आ रही है वो किस ब्राउजर से आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो कई बार वो सेंस कर लेता है कि ये कोई क्या कर रहा है, ऑटोमेशन, तो चीजें दिखाता ही नहीं है। हाँ सर, हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कभी भी लास्ट ऑप्शन पे मत जाओ, सीधे पहले जो दूसरे ऑप्शंस हैं पहले उनको टटोलो। जैसे तुम पहले ये तुम्हें मैं
जब भी ऑटोमेशन में कुछ भी हो, पहले हम मैनुअली चेक करके देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हो सकता है वो चीज ही गलत हो, है ना। तो इस तरह से करते थे। लेकिन यार इसमें ही बता दें, इस टूल में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। मतलब ये है कि अगर क्या सही है, अगर सही है तो फिर 1-2 लोग और ट्राई करो, 1-2 लोग और ट्राई करो। ऐसा हो रहा है तो नो डाउट कल खुल रहा था सर, हाँ खुल रहा था मेरा। तुम्हारा खुल रहा था सर और देखो भाई, देखो कुछ भी हो देखो फेसबुक भी क्या है सर, देखो फेसबुक वाले ये तो नहीं चाहते ना मेरे सॉफ्टवेयर को कोई कोड चलाए, वो चाहते हैं मेरे सॉफ्टवेयर को कौन चलाए भाई, एक नॉर्मल इंसान चलाए। भाई देखो बहुत से लोग फेसबुक पे फेक भाई देखो अचानक हजारों लाखों लाइक मिलने लगते हैं कि नहीं मिलते हैं। किसी को बहुत ढेर सारे लाइक मिल जाते हैं, लाइक खरीदने के लिए लोग पैसे देते हैं, कमेंट्स के लिए लोग पैसे देते हैं। कौन करता है? कई बार इस तरह के जो फेक ये होते हैं अकाउंट्स होते हैं वो करते हैं। फेक अकाउंट्स आदमी थोड़ी बनाते हैं। कई बार क्या होता है, ढेर सारे बनते हैं किससे, कोड के थ्रू, इसी ऑटोमेशन के थ्रू। भाई हजारों रजिस्ट्रेशन कर दिए। अब लेकिन देखो वो लोग भी समझदार हैं, इसीलिए कैप्चा देते हैं ना, इसीलिए वो लोग ओटीपी की बात करते हैं, वही नंबर मतलब। लेकिन फिर भी लोग बाईपास करने वाले अपने अपने रास्ते ढूंढते हैं और करते हैं। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो हजारों अकाउंट चला रहे होंगे। कैसे चला रहे होंगे? या तो ऑटोमेशन के थ्रू या ऑटोमेशन का यूज करके बनाए गए किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। और वो सेंस करना भाई फेसबुक भी चाहता है रियल लोग ही चलाएं। लेकिन हम लोग जब टेस्ट, जैसे जो फेसबुक में टेस्टिंग कर रहा है वो तो अंदर का आदमी है ना, उसके ऑटोमेशन को वो रोकेगा नहीं। लेकिन जो जिसे दुनिया यूज कर रही है उस पर ऑटोमेट करने की कोशिश करोगे तो वो रोकेगा। पहले तो ऐसा था फेसबुक का कि ऑटोमेट करो करता था, चलता था। लेकिन 10-20 बार जब चला ली, 25 बार, तब उसको जाने कैसे अंदाजा लग जाता था कि ये बंदा जो है ऑटोमेट जो रिक्वेस्ट आ रही है वो ऑटोमेशन के किसी टूल या किसी कैसे ब्राउजर के थ्रू आ रही है। तब फिर वो कैप्चा देना शुरू कर देता कि अब तो आदमी आएगा बीच में। हैं कैप्चा भी देखो अलग अलग तरह के थे। पहले सिर्फ अक्षर थे, फिर टेढ़े मेढ़े अक्षर बनाने लगे लोग, उनको भी क्या करने लगे, ब्रेक करने लगे। तो फिर अंतिम में क्या करने लगे, देखो अब फोटो आएगी, कहेंगे इसमें कार ढूंढो, ब्रिज ढूंढो। इस तरह से आता है ना। इसीलिए आता है ना कि बस ऑटोमेशन से अपने आप को बचाने के लिए फेसबुक चाहता है ऑटोमेशन करें, लेकिन मेरी कंपनी वाले अंदर करें ना, बाहर की दुनिया वाले ना करें। फ्लिपकार्ट थोड़ी चाहेगा कि तुम ऑटोमेट, खुजता है फ्लिपकार्ट को ऑटोमेट कर रहे हो, चल रहा है। लेकिन क्या होगा जब ऑटोमेशन चलेगा, धर धर काम करेगा, बहुत से काम करेगा ना। तो वो लोग ये भी अंदाजा लगा लेते हैं यार इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, इतनी फास्ट है। हाँ इतनी फास्ट और इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, ह्यूमन बीइंग तो नहीं हो सकता। भाई स्क्रिप्ट चला दी, वो चल रही है, घूम रही है, 72 बार, 100 बार, 200 बार, 500, 1000 बार रिक्वेस्ट भेज रही है। तो इस तरह से भी हो सकता कि वो ये देख ले। भाई उसको देखो, सर्वर को सब पता है। जैसे कुछ भी गलत सही करते हैं तुरंत पता चल जाता है ना। अभी राष्ट्रपति को मेल भेज दो गलत, पुलिस आगे उठा ले जाती है ना, कैसे पता चलता है? सब पता चलता है भाई, कहाँ से आई है रिक्वेस्ट, कौन सा कंप्यूटर है, कौन सा नहीं है, किससे आई है ना, सब रहता है। तुम लोग जब ये नेट यूज करते हो, जिस समय अगर मान लो अभी हम किसी को गाली दे दें, पुलिस आएगी उठा ले जाएगी भाई। अब हम राष्ट्रपति को मेल लिख दें कि हम मार दे रहे हैं राष्ट्रपति को, उड़ा देंगे हैं, मान लो ऐसा कर दे तो क्या होगा? तुरंत देखो भाई 4 से 8 घंटे के अंदर पुलिस पहुंच कर उठा ले जाएगी। कहां से? सीधी बात है, राष्ट्रपति के बस वही राष्ट्रपति कोई मेल खोलेगा, उसे पता चलेगा भाई किसी से तो आई होगी मेल, जीमेल से, इससे उससे कहीं से तो आई होगी। वो कहेंगे भैया भेजेंगे यहाँ से आई है, वो सब बता देगा कि भैया अच्छा, या सर्वर को सब पता रहता है किस, अरे उसे ये भी पता होता है कि कंप्यूटर कौन सा है, क्या स्क्रीन साइज है, क्या नहीं है ना, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो भी रिक्वेस्ट भेजोगे, किस ब्राउजर से गई है, क्रोम से गई है कि आई से गई है, सब सर्वर को पता चलता है। ठीक है, मतलब ये ऑटोमेशन जो चीजें डिप्लॉय हो चुकी है उसका हम लोग नहीं कर सकते, करते भी नहीं है। देखो अभी तो तुम सीखने के लिए कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो ना। कंपनी भाई अच्छा हम फ्लिपकार्ट ऑटोमेट करके क्या पाएंगे? कुछ नहीं, सैलरी मिलेगी,
नहीं मिलेगी तो हम काय को करेंगे, है ना। जो चीज दुनिया यूज कर रही है लेकिन फिर भी उसको लोग ऑटोमेट करने वाले करते हैं, अलग अलग टॉपिक से करते हैं। जैसे हमें है सारे बिजनेस पता करने हैं कि भदोही में कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन सी दुकानें हैं, तो हो सकता है जस्ट डायल पे सर्च करने पे आता हो। अब हजारों है ना, अब एक एक की इंफॉर्मेशन नोट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, बहुत टाइम लगेगा ना। हम ऑटोमेट कर सकते हैं। लेकिन अब जो ये बता रहे हैं कितनी व्यवस्था करके रखते हैं, वो पता कर लेते हैं कौन है, बार बार कर रहा है कि एक बार कर रहा है, ऐसे सभी नहीं है, ऐसे थोड़े से हैं। तो ऑटोमेशन का एक ये भी यूज है कि जो काम हम, मतलब जैसे तुम्हें अच्छा बताओ, मान लो कोई भी चीज़ देखो, कोई भी प्रोडक्ट देखो या कुछ भी देखो, जैसे मान लो हमें वो करनी है, गाड़ियाँ बेचनी है सेकेंड हैंड, हम क्या करेंगे? अगर हम सेकेंड हैंड गाड़ियाँ बेचनी है तो हमें पता चलनी चाहिए कि गाड़ियाँ कौन कौन सी है, उनके प्लेटफॉर्म हैं, जैसे OLX है, क्विकर है ना, कार देखो है। इस तरह से हम क्या करेंगे, पता करेंगे। फोटोज को हम क्या करेंगे, ऐड अपलोड करेंगे, है ना, क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। फिर हम अपलोड करेंगे तब से दूसरे भी क्या आके अपलोड कर रहे होंगे, मेरा ऐड क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। फिर इसके बाद हम अपना पुराना हटा के फिर से करेंगे, जैसे हम ऊपर ये सब करेंगे ना, आदमी रखेंगे, हर महीने सैलरी देंगे। अभी चाहे तो पूरा प्रोसेस क्या कर दे, ऑटोमेट कर, है ना। तो इंसान की जरूरत इसमें खत्म हो जाए, अपने आप को चलता रहे, पूरा जो ऐड हम पोस्ट करें फिर इसको क्या करें, डिलीट करे, फिर नया कर दे, है ना। तो मतलब इस तरह से है। तो चलो ये तो मान लो तुम्हारा क्या था, सेलेनियम आईडी, लेकिन फिर वही कह रहा है, इसके साथ यही है कि छोटा मोटा काम करोगे तो हो जाएगा। दो चार जैसे तुम बताओ, अच्छा ये बताए हैं टेस्ट केस ऑटोमेट करते हैं हम लोग, रिक्वायरमेंट आती है, टेस्ट केस लिखते हैं, उनको ऑटोमेट करते हैं। टेस्ट केस कितने होंगे, बहुत ज्यादा। जब तुम्हारे पास 2 4 6 10 20 टेस्ट केस होंगे ना, तो ये टूल बड़ा मस्त काम करेगा। लेकिन जब तुम्हारे पास कितने टेस्ट केस हो जाएंगे, 400 500, है ना, तब ये बेकार हो जाएगा। देखो सिर्फ अच्छा ये बताओ, रिक्वायरमेंट आई, टेस्ट केस लिखा, टेस्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन तुमने एप्लीकेशन में बदलाव होते हुए भी तो देखे होंगे। जब एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी में क्या होगा, चेंज होगा, तो टेस्ट केसेस में भी तो क्या होगा, चेंज होगा। जो ऑटोमेशन का कोड लिखे थे उसमें भी क्या होगा, चेंज होगा। जब तुम्हारे पास 200 400 500 टेस्ट केस हो जाएंगे ना, तो चेंजेस को संभालना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए ये टूल जो है, जैसे सेलेनियम आईडी है या जो भी है, ये टूल बस छोटे मोटे, अगर 2 4 6 10 चीज करनी है तो यूज करो। तुम्हें 10 चीज नहीं करनी भाई, तुम नौकरी करोगे तो किसी कंपनी में, किसी प्रोजेक्ट में 2 3 साल पड़े रहोगे ना, और रोज काम करोगे, कितना ऑटोमेट हो जाएगा। इस टूल के सहारे मैनेज नहीं कर पाओगे। इसी वजह से हम लोग सेलेनियम आईडी को यूज नहीं करते। भाई 2 4 10 चीज तो करनी नहीं है ना, 2 4 चीज तो रोज करनी है और कई साल काम करना है, तो कितना काम तैयार हो जाएगा। और एक हम ही नहीं, कई लोग काम कर रहे हैं, बहुत हो जाएगा ना। जो बहुत हो जाएगा उसको सेलेनियम आईडी में मैनेज करने की कोशिश करोगे तो हो नहीं पाएगा। इसमें जैसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो सर मैनुअली कर सकते हैं। नहीं, कॉपी पेस्ट जैसी बेसिक चीजें तो ये देता है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सी चीजें हैं ना। जैसे देखो, जैसे एक चीज ये होता है, अरे जैसे चीजें चेंज होंगी, चीजें क्या होंगी, चेंज होंगी ना। तुम देखते होगे एप्लीकेशन के मेनू बदल जाते हैं, चीजें बदल जाती हैं, टेस्ट केस बदल जाएंगे। तुम जो ऑटोमेट किए हो अपनी स्क्रिप्ट, वो भी क्या करनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेंगी ना, ठीक है। तो वो चेंजेस करना, वो सबको मैनेज करना, चलाना, सब कुछ इसमें क्या हो जाएगा, बहुत टेढ़ा हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग सेलेनियम आईडी का यूज नहीं करते। ये बड़ा बेसिक वर्जन है सेलेनियम का, जो 2004 में आया था। लेकिन अब जो हम लोग यूज करते हैं वो है सेलेनियम वेब ड्राइवर। ये टूल है हमारा, ठीक है। और ये जो टूल है सेलेनियम वेब ड्राइवर,
इसका ये भी समझ लो, इसका जब पहली बार आया था तो इसका वर्जन था 2। हम लोग पढ़ते थे, वैसे देख लो पहले क्या था, सेलेनियम आईडी था सबसे पूरा, फिर आया सेलेनियम ना आरसी, जिसको बोला जाता था, एक और नाम बोलते थे लोग, सेलेनियम वन। ठीक, इसके बाद ये लोग निकाले क्या, सेलेनियम वेब ड्राइवर। इसी को कई लोग बोलते थे क्या, सेलेनियम 2, है ना, वेब ड्राइवर 2। अब 2 में भी जब आया तो इसके बाद आया सेलेनियम वेब ड्राइवर ही, लेकिन इसको शॉर्ट में बोल रहे हैं क्या, सेलेनियम 3। ये आया था कुछ 2016-17-18। मतलब देखो पहले कुछ भी ले आते हैं बड़ी चीज तो उसका पहले बहुत दिन बीटा वर्जन चलता है। बीटा का मतलब अभी पूरा, मतलब अभी पूरी दुनिया यूज नहीं कर रही है, कुछ लोग यूज कर रहे हैं। सेलेनियम, हाँ, सेलेनियम 3 और सेलेनियम 4 अब यही चल रहा है। सेलेनियम 2 था, 3 था और 4 है। 4 भी आए 3-4 साल हो, 3 साल। हम लोग जो यूज कर रहे हैं इस समय क्या यूज कर रहे हैं, सेलेनियम 4 यूज कर रहे हैं, सेलेनियम वेब ड्राइवर। लेकिन जो भी है ये क्या है, सेलेनियम वेब ड्राइवर। इसमें सारे ऑप्शंस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा जो सोच सकते हो, जो करना चाहते हो, जो करने को पड़ सकता है, सारे ऑप्शन सेलेनियम वेब ड्राइवर में मिलते हैं। इसीलिए सेलेनियम वेब ड्राइवर ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन सेलेनियम आईडी के पास तो एक चेहरा है ना, अरे इस चेहरे में दिख रहा है ना, कमांड नाम का दांत है, या मतलब चीजें दिख रही है ना। इसके पास अपना यूआई है ना, और यहाँ से तुम स्क्रिप्ट क्या कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो ना। इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या, सेलेनियम आईडी। सेलेनियम तो है, आईडी वर्ड जुड़ा ना। आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसलिए का उसको उनको आईडी बोलते हैं, जहां से तुम कुछ डेवलप कर सकते हो। हम लोग ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट डेवलप कर रहे थे ना, चाहे रिकॉर्डिंग से करें चाहे जैसे करें, लेकिन कर रहे थे ना। और फिर वो एप्लीकेशन को चला रहा था ना, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, आईडी, इंटीग्रेशन, क्या, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। कि आपको स्क्रिप्ट या कोई भी काम करने के लिए, जो डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए अगर कोई इन्वायरमेंट सब कुछ प्रोवाइड करे, सारी व्यवस्था करे, उसी को बोलते हैं क्या, आईडी। इसलिए नाम जोड़ा गया क्या, सेलेनियम आईडी। ये नाम देखो सेलेनियम आरसी के साथ नहीं है, सेलेनियम वेब ड्राइवर के साथ नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई चेहरा मोहरा नहीं है। इनके पास दिमाग है, आत्मा है, सब कुछ है, लेकिन शरीर नहीं है। शरीर किसी और का यूज करते हैं, चेहरा किसी और का यूज करते हैं। इसीलिए देखो सेलेनियम आरसी और वेब ड्राइवर को कोई आईडी नहीं बोलता, पहले वाले को बोलते हैं सेलेनियम आईडी, क्योंकि इसके पास चेहरा था। देखो ना यहाँ से, अरे रिकॉर्डिंग कर सकते थे, लिख सकते थे, सब कर सकते थे ना। कमांड, यहाँ ये कमांड है, ये फलाना है, ये ढिमाका है, सब था ना। ऐसा इन दोनों के पास, इसके पास नहीं था और इनके पास भी नहीं है। ये चेहरा किसी दूसरे का यूज करते हैं और यही हमें यूज करना है। ठीक है, ऑटोमेशन करना है और किसका यूज करना है, सेलेनियम वेब ड्राइवर। जो लेकिन सेलेनियम वेब ड्राइवर पे काम करना है, उसके लिए कोई न कोई एक तुम्हें सबसे बड़ी चीज चाहिए, क्या, हाँ भाई, कहीं भी कोई डेवलपमेंट, कोई कोडिंग करनी होगी तो क्या चाहिए, एक लैंग्वेज। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसे ही कंप्यूटर की भी लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, बहुत ढेर सारी लैंग्वेज है। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो 50 साल पुरानी है, जैसे फोर्ट्रान है, कोबोल है, ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेस जो सन 67 में आई हैं, सन 68 में आई हैं, सन 70 में आई हैं। और बहुत सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो
बाद में आई हैं, कुछ 80 में आई हैं, कुछ 90 में आई हैं, कुछ 92 में आई हैं, कुछ 95 में। बहुत सी लैंग्वेज अभी चल रही हैं, बहुत सी लैंग्वेज धीरे धीरे करके क्या हो गई, खत्म सी हो गई, है ना। तो दुनिया है। तो इसी में जब सेलेनियम जो है 6 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है जो बड़ी पॉपुलर है, जैसे क्या, जावा, पाइथन, सी शार्प, इसको सी शार्प भी बोलते हैं, सी हैश लिखा है ना, हैश, तो इसी को लोग बोलते हैं क्या, सी शार्प। और इसके बाद एक लैंग्वेज है पर्ल, एक है PHP, एक है रूबी। ठीक है, ये 6 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता था कौन, सेलेनियम। इसका मतलब है कि आपको इन 6 लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज आती, उस लैंग्वेज के सहारे सेलेनियम नहीं है। अब उसके बाद सेलेनियम वेब ड्राइवर नहीं, फिर एक नया टूल भी इन्होंने निकाला था, वेब ड्राइवर IO। क्या नाम था, वेब ड्राइवर IO है, अभी भी चल रहा है वो टूल। वो जावास्क्रिप्ट जो सेलेनियम वेब ड्राइवर है, वो 6 लैंग्वेज के लिए बनाया गया था। ना ना ना, सी देखो, सी अलग है, सी वालों ने ही बनाई क्या, C++, और सी शार्प अलग है। सी शार्प जो है ये कहीं न कहीं लोगों ने थोड़ी नकल सी की और थोड़ी जावा की, मतलब ढेर सारी जावा की और थोड़ी सी को, और दोनों को मिला के बना दिया क्या, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों की लैंग्वेज है क्या, सी शार्प। डॉटनेट लोग नहीं कहते कई बार कि हम डॉटनेट में काम कर रहे हैं, जो डॉटनेट बोल रहे हैं वो समझ लो सी शार्प यूज। डॉटनेट सर यही सी शार्प है? हाँ बिल्कुल, डॉटनेट की जो लैंग्वेज है मेन कौन है, सी शार्प। जावा भी है, पाइथन भी है। सी शार्प लैंग्वेज से भी टेस्टिंग होती है सर? बिल्कुल, नहीं मार्केट में है भाई उसका, हाँ नहीं, हाँ वो अलग है, वो अलग ही ढंग से बनाया गया है, मतलब सेलेनियम वालों ने ही बनाया है, लेकिन सेलेनियम वेब ड्राइवर से क्या है, अलग है। ये वेब ड्राइवर IO इसको बोलते हैं, ये जावास्क्रिप्ट पे चलता है। लेकिन जो सेलेनियम है वो इन 6 लैंग्वेजेस पे, सी शार्प है, एक PHP लैंग्वेज है, ये भी बड़ी क्रांतिकारी लैंग्वेज थी, जब आई थी तो बहुत हंगामा मचाई, आज भी है। सर फेसबुक PHP पे ही बना था, जब शुरू में बना था फेसबुक तो किस पे बना था, PHP पे। ये भी फ्री है, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ी आसान सी लैंग्वेज थी PHP। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करने में बनती थी, हैं। और सही बता दें, पहले 2 लैंग्वेज मार्केट में चला करती थी, जावा और सी शार्प। जावा ज़्यादा थी और सी शार्प बहुत कम थी, लेकिन सी शार्प में भाई ये लोग पेड टूल थे तो बड़े कुछ व्यवस्था दे रखे थे कि यहाँ से ऐसे कर लोगे तो आसान हो जाएगा, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, दुनिया भर की बातें थी, ठीक है। तो लेकिन इसके बाद कौन आया, लेकिन तब भी जो बड़े और अच्छे प्रोजेक्ट थे वो किसमें, सिक्योर प्रोजेक्ट थे वो किसमें बना करते थे, जावा। लेकिन फिर आई कौन, PHP ने जावा का तो कुछ नहीं किया, लेकिन सी शार्प को हिला दिया एकदम। फ्री थी भाई, सी शार्प यूज करना है तो डॉटनेट चाहिए, डॉटनेट चाहिए तो भैया माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम होना चाहिए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका पैसा भरो पहले, फिर डॉटनेट का अलग से भरो पैसा, 80,000 1 लाख रुपए डॉटनेट के लिए अलग से भरो। PHP आई फ्री, और आई उतनी ही आसान, जितने आसान होने का दावा कौन करता था, सी शार्प। तो PHP ने सी शार्प का मार्केट बहुत बेकार किया, लेकिन ये लोग ऐसे ही पढ़े थे, बहुत ज्यादा यूज नहीं होते थे, चल रहे थे सब कुछ। लेकिन वही है ना, हर कुत्ते का दिन आता है, इसका भी दिन आया, किसका, पाइथन का। इसका तब आया जब मार्केट में AI आने लगा। ये डेटा के साथ काम करने में बड़ी बेस्ट लैंग्वेज है, डेटा मैनिपुलेशन में ये क्या है, बड़ी अच्छी है। और AI में क्या है, डेटा ही तो ज्यादा है। इंटेलिजेंस कहाँ से आती है, जानकारी से आती है, डेटा से आती है। तो इसके दिन से निकल आए। AI में सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज कौन है, पाइथन। सबसे पहले एक लैंग्वेज और थी, पाइथन थी, एक लैंग्वेज और थी R। इस लैंग्वेज का नाम ही क्या था, R, सिर्फ R।
कौन पाइथन? हाँ, ये सब भी 93 की लैंग्वेज होंगी भाई, लैंग्वेज आज की नहीं है। जावा पहले कैसे? जावा सिर्फ 1-2 साल पहले की है, इन दोनों में 1-2 साल का अंतर है। कौन कौन लहुरा है, कौन है बड़ा है, ये नहीं पता, अंदाजा मतलब वैसे। हाँ, वैसे ये पाइथन ही बड़ी है, लेकिन मार्केट में ये बहुत नाम कमाई जावा, आज भी बहुत ज्यादा यूजर है। इनमें से कोई एक लैंग्वेज सीख के आप एप्लीकेशन ऑटोमेट कर सकते हो। लेकिन अब हम लोग जावा सिखाते हैं, रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा है इसका, और कोई बड़ा रीजन नहीं है, सिंपल सा ये है कि मोस्ट ऑफ दी जगह क्या यूज होती है? जावा। ऑटोमेशन में तो ज़्यादा वैकेंसीज किस पे आती है? जावा में। और जावा के साथ अच्छी एक बात और भी है, ये बड़ी नियम कानून वाली लैंग्वेज है। देखो, जब भाई जहाँ नियम कानून रहता है तो वहाँ सही से काम करने की आदत पड़ जाती है ना। जैसे तुम्ही को नियम कानून में रखे हैं तो तुम्ही क्या करोगे? अब यहीं डंडा लेके खड़े हो, हाँ, बराबर देखे कितने बजे जा रहे हो, कितने बजे आ रहे हो, और एकदम ये किए कि नहीं किए, नहीं कल बताए तो पिटाई होगी। देखो 6 महीने में सिलेक्शन लेने लगोगे। हाँ ये देखो, ये किसका मजा है? नियम कानून का मजा है। हाँ, है ना, आखिर उसका फायदा तुम्हें उठाओगे, है ना, भले उसमें थोड़ा सा क्या लगेगा, खराब लगेगा। तो जावा जो है थोड़ी क्या है, नियम कानून वाली लैंग्वेज। और ये जो है जावा भी और सी शार्प, बाकी ये जो पाइथन है, पर्ल है, PHP है, रूबी है, ये उतने नियम कानून वाली लैंग्वेज नहीं है। तो नियम कानून वाली लैंग्वेज में जब तुम काम करते हो तो तुम्हारा इसका एक फायदा ये भी तुम्हें मिलता है कि अगर किसी दूसरी लैंग्वेज वाला तुमको उठाएगा, जैसे मान लो, तो वो उसको ये पता रहेगा कि यार बड़े नियम कानून के फॉलो तो पहले ही करता होगा, क्योंकि वहां बिना नियम के तो काम बड़ा, वहां बहुत कानून है और बिना कानून के तो काम होता ही नहीं। तो इसकी मजबूरी थी कि ये नियम कानून एकदम कायदे से फॉलो करता आया है। तो धीरे धीरे ये चीज इसकी प्रैक्टिस में आ चुकी। अब इसे नहीं भी करो तो भी ये कानून फॉलो करेगा, है ना। ये भी एक प्लस पॉइंट है जावा का कि लैंग्वेज मतलब बड़े नियम और कानून से चला करती है। और वही नियम कानून में कौन सी चीजें डाली गई हैं जो अच्छी हैं। अब कोई ये तो नियम नहीं बनाता ना कभी किसी स्कूल में कि 1 घंटा बाद आओ क्लास के। हर आदमी क्या कहता है, हाँ एक भाई क्लास से या क्लास के टाइम पे आओ। नियम और कानून जो बनाए जाते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं ना, सही ही अक्सर होते हैं। इस सिचुएशन में ये होता है कि जावा में जब कोई काम करता है तो अच्छी तरह से काम करने के स्टैंडर्ड्स फॉलो करना उसकी आदत में आ जाता है। तो वो कहीं भी जाता है, किसी और में भी जाता है जहां बहुत नियम कुछ नियम कानून कम भी कर लो तो काम चल जाएगा, लेकिन उसकी तो आदत में है। तो इसलिए इन प्रोग्रामर्स को क्या कहा जाता है, मतलब अच्छा समझा जाता है भाई। ठीक है, चलो तो हम लोग को क्या उठाना है, जावा। और लैंग्वेज और भी है, एक लैंग्वेज और भी है VB स्क्रिप्ट। ये देखो VB स्क्रिप्ट, C#, VB.NET, ये सब लैंग्वेजेस कौन बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट वाले। ये कौन बनाएंगे लैंग्वेज, इन लोगों को, माइक्रोसॉफ्ट वाले। जावा को बनाया है सन माइक्रो सिस्टम्स। पाइथन को भाई बनाने वाला कोई था आदमी, वैसे नाम सबका मिलेगा जिसने इस लैंग्वेज को क्या किया होगा, स्टार्ट किया होगा। ठीक है सर, VB स्क्रिप्ट वेब ड्राइवर में काम करेगा? नहीं, VB स्क्रिप्ट कहीं नहीं काम करेगा। वैसे जावा स्क्रिप्ट मतलब किसी ने बनाया होगा क्या? हाँ, जावा नहीं, बस नाम जावा का वर्ड यूज किया है। वो जावा स्क्रिप्ट एकदम अलग है और जावा एकदम अलग। इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। नाम में भले लगता है कि यार ये जावा है, ये जावा स्क्रिप्ट है, जैसे VB स्क्रिप्ट है, VB.NET है, अलग है भाई। ठीक है, एक सेकंड में जरा, ठीक है। तब यही लैंग्वेजेस हैं, उठानी है। लैंग्वेज में बड़े ऑप्शन होते हैं, है ना। तो चलो वही देखते हैं। और सबसे पहले बेसिक चीज से बात करते हैं। ये बताओ, अगर मान लो जैसे दुकान पे तुम जाते हो, है ना, दुकान पे सामने वाले ने आदमी भी रखा होता है, हाँ, दुकान में सामान का क्या होता है, दाम भी होता है। तो जैसे मान लो कोई बताया कि जो सामान है वो इतने रुपए का है ना। अब जैसे कोई सामान है तो जनरली देख रहे हो, पता चला उस पर क्या लग रहा है, GST लग रहा है। उस पर क्या लग रहा है, GST लग रहा है। हो सकता है उस पर वैट लग रहा हो, उस पर क्या लग रहा हो, वैट लग रहा हो। सब जोड़ के दाम होगा ना, है ना।
अब एक आदमी है, तुम गए उससे सामान भाई दिए, देखो सोचो आदमी क्या क्या कर रहा है कि भाई तुम उसको पैसा कुछ, भाई उससे सामान, पहले कोई सामान की बात की है, मान लो सामान की कीमत क्या है 500 रुपये, ठीक है, या मान लो सामान की कीमत जो है 5,554 रुपये, क्या है 5,554, फिर इसके बाद उस पर 18% क्या लग रही है जीएसटी, और 5,554 पे पहुंचता है 4% क्या लग रहा है वैट, तो टोटल दाम कितना पे करना पड़ेगा? एक आदमी इसे निकाल सकता है ना, यस सर। एक आदमी इसे निकाल सकता है, लेकिन उसे निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए। ऐसे तो हवा में तो भाई अनपढ़ आदमी दे देंगे थोड़ी निकाल लेगा, जो दुकान पे बैठा होगा सैलरी ले रहा होगा ना, जो भाई उसका काम है 5,554 का सामान देखता होगा, तो वो क्या सीखा था कि एक सामान होगा, सामान का भाई एक तो सामान का दाम हो गया, प्लस सामान पे ही 18% क्या निकाला जीएसटी निकाला, वो भी हो गया, प्लस सामान पे 4% क्या निकाला वैट निकाला, वो भी हो गया, फिर तीनों को क्या किया जोड़ा, तो उत्तर आया ना। जी सर। ठीक है, ये एक फार्मूला सा बन गया कि नहीं? अब देखो इसको जनरली हम लोग कैसे करते, पहले अगर हम गणित की भाषा में बात करें, जैसे हम लोग अगर नॉर्मल यही चीज मैथ में कर रहे होते, एक बेसिक सा बच्चा, तो उसको एक फार्मूला पता है, तो पहले वो क्या करता, मान लो सामान को क्या बोले, जैसे हम लोग गणित करते थे तो लिखते थे ना, क्या माना सामान की कीमत क्या है एक्स, ऐसे करते थे कि नहीं, एक्स। अब एक्स बराबर ये है, जैसे मान लो, जैसे अभी हमको क्या निकालना है, ध्यान से समझना, हमें निकालना है, मान लो क्या लास्ट में जैसे हमने कहा माना टोटल दाम कितना है एक्स है, मान लो हमने माना कि टोटल दाम क्या है एक्स है। अब निकालने का क्या फार्मूला था, निकालने का ये था, तो पहले तो दामान मान लो जो सामान है उसका भाई उसको भी तो मानोगे, भाई गणित करोगे, गुणा भाग करोगे, एक्स गुणे वाई बटे, या जैसे तुमसे कहते थे निकालो जरा वो स्पीड क्या है, चाल क्या है, तो तुमको पता था एक फार्मूला, दूरी बटे समय, डिस्टेंस बटे टाइम। तो जैसे तुम मान लो लिखते थे, अगर डिस्टेंस x है, टाइम y है, तो स्पीड क्या होगी, तो स्पीड बराबर हो जाएगा x बटे y। तो ये फार्मूला था कि नहीं था, और एक्स वाई करते थे कि नहीं, yes. और जो यही एक्स वाई यूज करते थे, इसको मैथ का ये रीढ़ की हड्डी है क्या, इसको बोलते थे क्या वेरिएबल। जो एकदम हिंदी मीडियम से पढ़े थे वो लोग एक नाम पढ़ते थे क्या, चर, वो लोग चर अचर पढ़ा करते थे। हैं, अगर जाओ मैं हिंदी मीडियम में तो 6ठी क्लास में आता था क्या, चर अचर। चर का मतलब वो था जो चेंज हो सकता है, अचर का मतलब था जो चेंज नहीं हो सकता। अब उसी को अंग्रेजी में आ जाओ तो अंग्रेजी में वही लोग वेरिएबल बोलते हैं और कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बदल सकती है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो फिक्स होती हैं। देखो फिजिक्स का कोई भी सवाल लगाते थे, जी की वैल्यू हम लोग क्या रखते थे, फिक्स रखते थे ना 9.8। अब वो हर सवाल में क्या आती थी, सेम, लेकिन हर सवाल की क्या आंसर्स अलग अलग आया करते थे ना, कि भाई वो पत्थर कितने ऊपर से गिरा है वो अलग है, कितनी स्पीड से फेंका गया वो अलग है, कितना टाइम, भाई जगह जगह अलग अलग कंडीशन में अलग अलग उत्तर आते थे कि नहीं। तो कुछ चीजें बदल सकती हैं और कुछ चीजें नहीं बदल सकती। इन्हीं को हम लोग हिंदी में चर और अचर बोले, अंग्रेजी में लोग वेरिएबल और कांस्टेंट बोले। इन्हीं का यूज करके तो लोग गणित करते हैं। अगर हमसे कोई कहे स्पीड निकालो, तो हम अगर माने कि अगर स्पीड को हम एस मान रहे हैं, स्पीड को एस मान रहे हैं, तो एस हमें क्या करना है, निकालना है। हमारे पास एक चीज है डिस्टेंस, डिस्टेंस को मान लो हम क्या माने, कुछ भी मान सकते, एक्स मान लें। तो एक्स बराबर मान लो कितना है, मान लो डिस्टेंस जो है वो कितनी है 768 किलोमीटर की है। जो टाइम लगा उसको मान लो हम क्या मान लें, टाइम मान लो लगा इसमें कितना, मान लो इसमें लगा 1 घंटे या 3 घंटे या 3.5 घंटे, कुछ भी टाइम लग सकता है ना। अब हमसे कोई पूछे कि स्पीड क्या है, तो भाई ये गणित है ना यार, स्पीड मान लो हम एस मान लें, स्पीड क्या है एस, एस बराबर क्या होगा एक्स बटे टी ना, यही है ना। और इसके बाद फिर यही एस में जो आएगा वही उत्तर है। ये गुणा भाग हम लोग करते थे ना, या कंप्यूटर भी ऐसे काम करता है। बताओ ये गणित तो लिखी है छोटी सी ना, एक्स 768 है, मतलब जो वो है इसको एक्स माने, चाहो तो कहो तो डिस्टेंस को क्या मान लें डी, तब
हाँ, तो यहाँ x बटे टी थोड़ी लिखेंगे जो d मान रहे हैं भाई। ऐसे करोगे तो मास्टर गलत कर देता ना। ये तो कहीं नकल वकल मारा है, इसको x d दिखाई दिया तो d लिख दिया है ना। अब ऐसे क्या है, d अपान टी। अब वही है, ये अब आ गया। इसको जरा एक काम करते हैं, सेव करें। चलो ये देखो, ये जो छोटी सी गणित है, इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है ना। इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। और ये जो कोड लिखा है, हमने जिस लैंग्वेज में जो लिखा है ना, जिस लैंग्वेज में लिखा है उस लैंग्वेज का नाम वही है, VB स्क्रिप्ट। क्या नाम है? VB स्क्रिप्ट। तो एक काम करते हैं, इस फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं, कुछ नाम देंगे, लिख दिया माई कोड। और इसके बाद सेव एज टाइप है ना, यस सर। ये क्या है, .txt। तो याद रख लेना, अभी इस बारे में आगे भी देखेंगे। एक चीज होती, तुमने देखा होगा यार कि फिल्में देखते हो तो फिल्मों की फाइलों के नाम के आगे भी डॉट लगा के जुड़ा रहता है ना। .avi है, .mp4 है, .mp3 है, .wmv है ना, .vob है, जी सर। फोटो भी होती हैं, .jpg है, .jpeg है, .pmp है, .png है, कोई फाइल है .doc है, .docx है। नाम तो रहेगा, लास्ट में डॉट लगेगा और उस एक नाम आएगा ना। हाँ, उसी को बोलते हैं क्या, एक्सटेंशन। हर फाइल का क्या होता है, एक एक्सटेंशन होता है। जैसे नहीं होता हम लोग के यहाँ, अरे नाम हमारा कुछ भी हो, नाम के आगे जैसे राहुल के आगे यादव आ रहा है कि नहीं, यादव कह सकते हो, मेरा क्या है, एक्सटेंशन है। दुनिया में हम अकेले यादव नहीं है, दुनिया में हजारों होंगे ना, लाखों होंगे, करोड़ों होंगे। तो लेकिन सबके नाम तो सबका अलग अलग होगा, लेकिन एक्सटेंशन सबका क्या होगा, सेम। ऐसे ही फोटो है, बहुत सी दुनिया में फोटो मिलेंगी जिनका एक्सटेंशन .png होगा, बहुत सी ऐसी मिलेंगी जिनका क्या होगा, .jpeg होगा, बहुतों का वो होगा, bmp होगा, बहुतों का .gif होगा। तो ये क्या होता है, एक्सटेंशन। वैसे ही जब VB स्क्रिप्ट में हम कोड लिखते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .vbs। क्या होता है, VBS। इसीलिए उन लोगों ने भाई देखो नाम भी सब वैसे रखते हैं ना, .vbs नाम रखा, क्यों रखा, VB स्क्रिप्ट के लिए। तो अगर ये जो कोड लिखे हैं, किसमें लिखे हैं, VB स्क्रिप्ट में, इसे हमें चलाना है तो हमें इसे क्या करना होगा, सेव एज टाइप, ये जो क्या लिखा है .txt, इसको कर दो क्या, ऑल फाइल्स, और यहां लिखो माई कोड .vbs, सेव कर दो। अच्छा, ये उत्तर तो आएगा, लेकिन उत्तर हमें देखना है ना। तो इस लैंग्वेज में हम उत्तर चाहते हैं कि आ जाए मैसेज में, तो हम यहां लिख दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हर लैंग्वेज का अपना अपना होता है। जैसे सीख गए VB स्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, मैसेज बॉक्स, और क्या लिखते हैं, एस। सेव किया, यही है ना फाइल, देखो 219.42 जो भी है, दशमलव कितने तक आ रहा है, इतनी स्पीड से हम ट्रेवल कर रहे थे। मेरी एवरेज स्पीड ये थी, तभी हम लगभग 3.5 घंटे में 768 किलोमीटर पहुंच गए। यही इंसान से कहते तो लगाता बूढ़ा भाग करता ना। वही फार्मूला, वही लॉजिक हम कहां लगा दें, यहां लिख दें कोड में, तो वही काम ये भी करें। अब आसान हो गया ना। अब तुमको बताना हो कि इस पे वो स्पीड बता दो, टाइम बता दो, टाइम बता दो, डिस्टेंस बता दो, वो तुमको स्पीड बता के दे देगा। किसमें भाई देखो, इंसान करेगा तो इंसान को ये भी ध्यान रखना होगा कि D/T लिखना है। गलती से अगर T में D का भाग दे देगा तब क्या होगा, उत्तर गलत आ जाएगा ना। D में T का गुणा कर देगा तो उसमें उत्तर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। इसको हल करने के लिए वही MSG बॉक्स लिखना है। ना 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 ना, MSG बॉक्स इसको हल नहीं कर रहा है। MSG बॉक्स जो हल करने के बाद उत्तर आया है, उस उत्तर को बस प्रिंट कर रहा है, तुमको दिखा रहा है। इसका काम हल करना, काम तो इसी का था। MSG बस उस जो हल करने को उत्तर आया है उसको आपको दिखा रहा है। नहीं लिखोगे तो हल तो करेगा, उत्तर तो आएगा, लेकिन आप देख नहीं। तो सर वो जहाँ D है, T की जगह S की वैल्यू रख दे। क्या जैसे S तो अभी निकला नहीं है ना, स्पीड तो तब निकलेगी जब तुम्हारे पास डिस्टेंस होगा और क्या होगा, टाइम होगा। या फिर हाँ, गलत सही कर दो, अरे सवाल में ही गलत कर दो, नकल मार रहे हो, गलत कर दोगे तो क्या होगा। अब देखो
और इसको जैसे हमारा करने का मतलब हाँ नहीं ठीक है, नहीं कुछ भी दिमाग में आ सकता है और सही है। जैसे अब ये लिखे, अब ये गलत करोगे तो क्या होगा, गलत है। जीरो आ रहा है। एस कुछ नहीं है तो उसको जीरो मान रहा है। जीरो में 3.5 से क्या दे रहे हो तुम, भाग दे रहे हो, तब भी उत्तर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। फिर तुमको क्या दे रहा है। अब ये तो हमारी गलती है ना, आदमी भी करते समय करता तो क्या होता, जीरो अब वो होता। लेकिन देखो आदमी से हम यही काम रोज करवाएं, दिन भर आदमी यही गुणा भाग कर रहा है, दिन भर में 100 बार किया तो हो सकता है 98 बार सही किया, 2 बार क्या कर दिया, गलत कर दिया। हर बार उसको दिमाग लग रहा है, हर बार गुणा कर रहा है, हर बार भाग कर रहा है। हम सोचो यही चीज, इसी चीज के लिए हम क्या लिख दिए, कोड लिख दिए, एक बार लिख दिए, खत्म बात। अब जितनी बार भी इसको बताओगे, चाहे जो डिस्टेंस रहे, चाहे जो टाइम रहे, तुमको सही सही उत्तर हर बार देगा, अगर तुम सही से लिखे हो। अब ये है, देखो तुमको जो गुणा भाग करना पड़ रहा था, जो तुम्हें उत्तर निकालना पड़ रहा था, वो सब सारी चीजें खत्म हो गई। अब तुम्हें बस बताना है कि साहब डिस्टेंस क्या है और टाइम क्या लगा, स्पीड ये कैलकुलेट करके बता देगा। जैसे सर मेरा करने का मतलब है डिस्टेंस की जगह पे वहाँ पे हम स्पीड मेंशन करते हैं, हाँ, तो हमको वहाँ मैसेज बॉक्स में जो है वो यहाँ एस लिख दें, नहीं वहाँ वैल्यू वहाँ भी चेंज ओके। करना पड़ेगा ना। कहाँ पे, यहाँ, वो जो ऊपर है ऊपर अच्छा 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 अच्छा, डिस्टेंस की जगह यस कर दो। घटा दीजिए 70-80 कर दीजिए। स्पीड कहाँ है, स्पीड दे दे। अब स्पीड उसी को बना दिए हैं सर, अब दूरी शायद निकालना चाहते हैं। तुम क्या डिस्टेंस निकालना, अच्छा स्पीड तो ये हो गई, अब दूरी टाइम ये निकालना हो गया, तो निकालोगे क्या, दूरी। अब ऐसा तो है नहीं, अगर तुम्हारे पास दूरी भी है, चाल भी है, समय भी है, तो निकाल क्या रहे हो, हैं? कोई दो चीज होगी, कोई हाँ हाँ हाँ, दूरी चलो निकलेगा। अब जो निकालोगे क्या होगा, वो डिस्टेंस होगी। अब d बराबर हम लिख सकते हैं, अब फार्मूला क्या है, s इंटू डी, सेव करो। अब ये बस है, ये तो पुराना वाला है, ये देखो क्या है, 768 डी बराबर एस इंटू, अच्छा मैं हम लेकिन प्रिंट क्या कर रहे हैं, एस, तो हमको प्रिंट क्या करना होगा, उत्तर किस में आया है, डी में ना। अब देखो 2688 किलोमीटर पर 202, अगर भाई 768 की स्पीड से 3.5 घंटे चलेंगे इतनी दूरी तो जाएंगे। इतनी दूरी हम तय कर लेंगे। मतलब ये देखो एक बार कर दिया, अब तुम इसको बस अलग अलग वो बताओ, वो स्पीड बताओ, अलग अलग टाइम बताओ, ये बता देगा कितनी दूरी तय की हो। वो गुणा भाग करना, वो दिमाग लगाना, वो करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। इसमें नया वेरिएबल लेके सर जी उसमें जैसे अंक लिखे तो हाँ। उसमें जो बीच में स्टार बना हुआ अच्छा स्टार है गुणे के लिए, सर गुणे के लिए स्टार है और बटे के लिए स्लैश। स्लैश। सर इसे हम जावा लैंग्वेज में हाँ। हल करें तो, हाँ गुणा करना होगा तो ये करना, भाग करना होगा तो ये करना। सर इसे हम ऐसे ही नया वेरिएबल ले लीजिए क्यू, और फिर उसमें डी इंटू एस कर दीजिए। कर दो एस, सर एमजी बॉक्स में डी क्यू पेड। हाँ 1,68,521 क्यों आया है भाई, साफ साफ देख लो। आने की वहाँ भाई आने की पूरी वजह है कि 768 तुमने क्या किया, एस बटे टी, तो 768 बटे क्या किया, 3.5, कितना आएगा, लगभग 200 के आसपास कुछ आया होगा। और फिर डी गुणे एस किया, डी कितना आया, 200-250 के पास आसपास आया। एस कितना है 768, उसका गुणा किया, उत्तर क्या आया 1,68,000 पूछा। भाई देखो एक चीज देखो, जो तुम फार्मूला बताओगे जैसा बोलोगे वैसा ही करेगा। अब तुम गलत बताओगे तो ये क्या करेगा, गलत गलत करेगा। गणित का सवाल करने में यही फार्मूला गलत, अगर तुमको नकल देख रहे होते फार्मूला दिख जाता, हाँ तो क्या करते, गलत फार्मूला दिख जाता तो क्या करते, गलत अप्लाई करते। गलत अप्लाई करोगे तो गलत नवा मिलेगा। गलत आंसर मिलेगा। यहाँ भी हो रहा है, बस यहाँ यही एक बार कर दो, तो अब बार बार तुम्हें सिर्फ बताना है। एक बार फार्मूला बना दो, 2-4 नंबर पे टेस्ट करके देख लो, सही उत्तर आ रहा है तो अब तुम कंफर्म हो गए। बस नंबर भेजते जाओ, ये हर बार कर करके देता चला जाए।
सर इसे जावा लैंग्वेज में भी हो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी लैंग्वेज उसमें में, जावा, सी शार्प, पाइथन, PHP, रूबी, किसी में लिखो। ये तो हम दिखा रहे हैं कि VB स्क्रिप्ट में ऐसे लिखते हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये थोड़ा मैथ के ज़्यादा क्लोज दिखता है। ऐसे तुम्हारी गणित भी होती है यस सर। है ना? यस सर। ऐसे जो सवाल करते हो, ये इतना है, ये इतना है, फार्मूला ये है, फिर नीचे फार्मूला के हिसाब से गुणा करके भाग दे के अंतिम उत्तर निकाल के देते थे ना, यही करते हो ना? यस सर। सेम वैसे नहीं है, सेम है सर। वहां भी वैरी है, बस वहां वही था। अब देखो, हर सवाल में स्पीड 768 थोड़ी ना होगी। किसी सवाल में 768 हो सकती है, किसी सवाल में कुछ और हो सकती है, अलग अलग हो सकती है ना। इसीलिए इसे क्या बोला गया? वेरिएबल। और कुछ चीजें ऐसी हो सकती भी है जो हर जगह क्या हो, सेम। जैसे सर हम हमारा ये कहने का मतलब है फॉर्मूला भी नहीं चेंज करेंगे। हाँ और मैसेज बॉक्स में जैसे टी मान लीजिए हमको हाँ। लाना है, हाँ, टी आएगा तो 3.5 आएगा। जैसे वो डी है ना, डी से डिनोट कर दिया फार्मूला। हाँ। तो मैसेज बॉक्स में डी प्रिंट करना हाँ है। हाँ हाँ। तो उसको डिनोट जैसे डी किया है लेकिन टी हमको प्रिंट कराना है, तो उसको फिर फार्मूले को चेंज करना होगा। अगर तुम्हें टी चाहिए, हाँ भाई देखो, मान लो तुम्हें सब निकालना है, तीनों निकालना है। कभी कभी समय निकालना है, कभी कभी क्या निकालना है, वो स्पीड निकालनी है, कभी कभी टाइम निकालना है, कभी कभी डिस्टेंस निकालना है। तो तीनों का अलग अलग फार्मूला है ना। तो हम कहते हैं 3 तरह से कर लें। देखो, ये हो गया किसका? डिस्टेंस का। ऐसे ही एक बना लें, x बराबर सर x बराबर 0.1 लिखिए थोड़ा, 0.1। 0.1 और इसके बाद में उसमें यस मान लीजिए, t का मान लीजिए, टी कितना लिखे? 0.1 कर 0.01। अब इसमें एक मान लीजिए। और ये क्या है? स्पीड है। ये क्या है? डिस्टेंस है। ये इसको घटाना है सर, थोड़ा घटा कर तो घटाना है हाँ, तो किसमें? x में से t को घटाना है तो घटा लो। तो रिजल्ट मान लो y में रख लो, y बराबर x माइनस टी। टी। अब मैसेज बॉक्स y, भाई y तुम y चाहिए ना? हाँ। उत्तर चला के अब चला के देखो। पहले वो चलेगा, ऐसे थोड़ी एक ही है। स्पीड 2600 और डिस्टेंस कितनी है? 2688। और वो कितना है? 0.09। भाई 0.1 में से 0.01 घटाओगे तो क्या आएगा? 0.09 आएगा। वो आ रहा है। वो जो भी कहोगे भाई, देखो, सही लिखना, सही फार्मूला लिखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है भाई। उसे सॉल्व करना, उस चीज को पूरा चलाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? कंप्यूटर की। कंप्यूटर खुद काम करने के लिए नहीं बना है। जो काम कहते हैं वो काम करेगा, जो काम कोडर कहेगा वो काम ये करेगा। अब कोडर गलत कहेगा तो ये गलत करेगा। तुमको निकालना है स्पीड, लेकिन तुम डिस्टेंस में टाइम का गुणा कर दे रहे हो, तुम्हारी गलती है ना। अब फार्मूला में तुम लिख दो d इंटू टी, तो गलत लिखे ना, d बटे टी लिखना चाहिए था ना। तो ये क्या करेगा? गलत। लेकिन एक बात ये समझ में आई, गणित की जान थी ये। क्या कोई सवाल ऐसी नहीं होगी जो बिना वेरिएबल्स के होती हो। हर सवाल में एक्स वाई कुछ मानते थे कि नहीं मानते थे? Yes. तभी तो छठी में अलजेब्रा डाल देते थे वो लोग। और ये एक्स वाई इसीलिए तो। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? यस सर। और ये चीज देखो VB स्क्रिप्ट में हो रही है ये। अच्छा, और भी चीज देख लो। जैसे मान लो किसी की क्या, मान लो जैसे कोई सामान ही हम कह रहे थे, मान लो कोई सामान है 5554 का। हम कह दिए मान लो प्राइस क्या है? P है। तो P है बराबर क्या लिखे? 5554। अब इसके बाद अब हमको निकाल भाई पूरा टोटल कितना लगेगा वो दाम निकालना है। और हमें पता है इसमें भैया GST कितना लगता है। GST मान लिए क्या है? G है। G है, हैं? तो G बराबर भाई क्या होता है? प्राइस का 18%। तो P इंटू 18/100। ऐसे तो परसेंट निकलता है ना। अब प्राइस का गुणे 18/100 कर दोगे तो निकल जाएगा 18% कितना होता है। फिर ऐसे मान लो वैट है, वो क्या है? V बराबर क्या है? 4% है मान लो, तो P इंटू 4/100। अब मान लो टोटल प्राइस, मान लो तुम T माने हो, तो T बराबर क्या होगा? P प्लस G प्लस V। और ये देखो मैसेज बॉक्स लो, हो गया ना।
₹6,775.88 क्या होंगे इसके टोटल प्राइस, यही पड़ेगी। यही है भाई, देखो प्रोग्रामिंग का यही फायदा है। तुम कह दो सर जी ये कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं यार, लेकिन कैलकुलेटर में तुम सही करना पड़ता है ना, गलत नंबर इधर उधर कर दिए या गुणा किस में करना था भाग किस में कर दिए तो गलती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। लेकिन क्या करना है ये तुम यहाँ पे फार्मूले में कोड में लिख चुके हो। बस प्राइस डालना है। अब तुम्हें बस प्राइस डालना है अपने आप। बता मेरा सामान कोई मान लो कितने का है, 9,775 रुपए का है, तो बस ऐसे लिखा, चलाया, बता दिया भैया कितना पे करना पड़ेगा, 11,925 रुपये। मतलब करने के स्टेप्स हमने लिख दिए, अब कंप्यूटर समझ के गुणा भाग कर ले। लेकिन स्टेप फार्मूला ये हमें सही से लिखना पड़ेगा। हाँ, इन्हीं को हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं, क्या, स्टेप्स। स्टेप्स का मतलब सही बताओ, इस सवाल को करने में 5 कदम नहीं थे, तो वही 5 स्टेप हमने लगाए। ये प्राइस है, फिर ये से GST निकाला, फिर वैट निकाला, फिर सबको क्या किया, जोड़ा, फिर उत्तर आ गया कि नहीं आ गया। डिस्काउंट कैसे देंगे? डिस्काउंट हो तो भी गुणा भाग ही होगा, और क्या होगा। मान लो इस पे क्या हो, 10% का डिस्काउंट हो। अब ये भी सवाल उठता है, 10% का डिस्काउंट किस पे है, टोटल दाम पे टोटल दाम, या सामान के दाम पे। टोटल दाम पे। अगर टोटल दाम पे है तो ये लिख दो, डिस्काउंट मान लो डी बराबर T इंटू 10/100। और अब देखो, अब मान लो क्या, जितना प्राइस तुमको देना पड़ा, जितना तुम्हें क्या करना पड़ा, देना पड़ा। मान लो उसको तुम मान लेते हो क्या, कुछ भी मान लो, x मान लो, x बराबर क्या होगा, T माइनस D। अब x प्रिंट करा लो तो तुम्हें आ जाएगा भाई। चलो जितना रहा हो, 11,000 कुछ दाम था, लेकिन देना पड़ा 10,732 रुपये, 10% तुमको छूट मिलेगा। अगर यही प्राइस देखो, यही डिस्काउंट अगर MRP पे रहा होता 9,775 पे, तो यहां लिखते क्या, P इंटू 10/100। अब जो निकालते वो अलग होता। अब 11,000 में से कुछ उतना ही कम होता, तो अब 10,948 रुपये देना पड़े। मतलब एक बार कर दिए, प्रोग्रामर का यही काम है, एक बार उस काम को करने का कोड या लॉजिक लिख दे। अब बार बार बस आप बताते जाओ, ये निकालता चला जाएगा। यही तो कर रहा है कंप्यूटर। जब तक तुम कैलकुलेटर चला रहे थे तब भी दिमाग तुम खुद ही लगाते थे, तब भी दिमाग तुम क्या करते थे, खुद ही लगाते थे। अब कंप्यूटर आने के बाद क्या है, जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो, टैली यूज करते हो, फलाना यूज करते हो, दिमाग का वो क्या होते हैं, तुम बता दो उत्तर दे देते हैं ना। अरे पीछे ऐसे ही लिखे रहते हैं वो लोग, और कुछ थोड़े किए होते हैं। बहुत से साहब भाई हम लोग हैं जो सैलरीड लोग हैं, जब भी कुछ आता है टैक्स वैक्स का या इधर उधर, तो हम अपना कैलकुलेट करते हैं ना। बस हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमको कितना टैक्स लगेगा, हम जाके एक साइट, दुनिया भर की साइटें मिलती हैं टैक्स, जहाँ पे अपना दाम बस बता दो सैलरी कितनी है। अब इसके बाद सैलरी तुमसे लिए, अंदर वो लोग यही चीजें लिखे पड़े हैं। सैलरी देख लिए कितनी है, ये इतनी सैलरी है तो इसमें इतना % टैक्स लगेगा, इसमें से इतना घटाए, इसमें से उतना घटाए, ये जोड़ के उत्तर दे देते हैं। क्या करते हैं, पिछवा ऐसे लिखे रहते हैं। ठीक है, और ये तुमको करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब के क्या है, बस भाई ये तुम्हें फार्मूला बस लिखना होता है, और फार्मूला तो हर चीज का मिल जाता है ना, कि ये चीज कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। लिख दो एक बार, इसके बाद जब भी करोगे तो हर बार प्रॉपर चलेगा। अब बात समझ में आई कुछ। और एक चीज देख रहे होगे, जो भी सवाल हो उसकी जान है, ये क्या, वेरिएबल। अच्छा, इसी प्रॉब्लम को बिना वेरिएबल करके देखें। मतलब जैसे एक आध वेरिएबल गायब कर देते हैं, जैसे हमने प्राइस है 9,775, हमने P में डालना ना। सोचो गणित में क्यों करते थे यार इसको, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। दाम क्या है मेरा 9,775 ना, हम वेरिएबल में डाल के लिख रहे। अब भाई कैसे कर रहे थे बताओ, हम ऐसे कर रहे थे ना। हमने क्या किया, दाम को डाला किसमें, P में, फिर 18 का गुणा किया, 100 का क्या किया, भाग किया, निकाला, ऐसे निकाल रहे थे ना। मान लो हम ये P नहीं यूज करें, मान लो एक वेरिएबल हम क्या कर दें, गायब कर दें, अब क्या होगा,
अब नहीं देखो, अब ये तो नहीं चलेगा, वो ठीक है। हम ये सोच रहे हैं कि वेरिएबल नहीं यूज करेंगे भाई। पी क्या रख रहा था, 9775 है ना, हम यहाँ लिखे 9775, लेकिन यहाँ भी पी की जगह क्या लिखेंगे 9775। यहाँ भी पी की जगह क्या लिखेंगे 9775। यहाँ भी पी की जगह क्या लिखेंगे 9775। हाँ हाँ, अब देखो, अब इसको चलाओ, उत्तर तो दे रहा है ना, अब भी दे रहा है कितना 10,948। पहले भी कितना दे रहा था 10,948। देखो भाई बस, लेकिन दिक्कत क्या है, अब तुमसे कोई कहे एक सामान दूसरा है यार जिसका दाम है 6,875, अब क्या करोगे? अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ क्या लिखोगे 6,875, यहाँ भी क्या लिखोगे 6,875, यहाँ भी क्या लिखोगे 6,875, यहाँ भी क्या लिखोगे 6,875। अब करो, 4 जगह बदल रहे कि नहीं? आ गया था। मान लो सामान का दाम है 12,503 रुपए, तो 4 जगह क्या लिखोगे 12,503। लेकिन सोचो अगर वही P बराबर लिख देते 12,503, और यहाँ जगह जगह क्या लिखे होते सिर्फ P। अब दाम क्या आया 14,003 रुपये। मान लो किसी का दाम रहा होता क्या 17,843 रुपये, तो हम यहाँ क्या लिखते, एक ही जगह लिखते 17,843। वो कहाँ गया P में, और सवाल में हर जगह क्या लिख रहा है P। एक ही जगह बदल रहे हो ना। और पहले क्या हो रहा था, हर जगह बदल 6 जगह जाके बदल, 4 जगह जाके बदल रहे थे कि नहीं? इसलिए यार गणित में वो लोग करते हैं। तुम सोचो, तुम बड़े तेज रहे होते गणित में, अगर सवाल कर रहे होते और करने में तो होता है तुम दिमाग में उत्तर निकाल के उत्तर लिख दिए। मैथमेटिक्स वाला टीचर क्या करता, काट देता ना, उत्तर सही है लेकिन फिर भी कहता कि यार ये देखा तो नहीं है कहीं से, या ये मतलब ये किस तरह से ऐसे कर रहा, ये ऐसा नहीं ऐसे जोड़ के किया है। जोड़ के करने में बुराई नहीं है, लेकिन जब जोड़ के कर रहा है तो छोटी छोटी चीजें कर लेगा, बड़ी चीजें नहीं कर पाएगा। इसलिए तो जोड़ देता है कि फार्मूला सीखो भाई, फार्मूला सीखो, क्योंकि फार्मूले पे तो क्या होगा, कुछ भी हो जाएगा ना। वही है, देखो इस तरह से। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वेरिएबल। तुम ही सोच देखो, वेरिएबल नहीं यूज करो तो हर जगह लिखोगे 17,843 भाई, पूरा कैलकुलेट करने के लिए 4 जगह लिखोगे। कल कोई कहेगा नहीं भैया इस सामान का दाम तो नया सामान, इसका दाम तो 19,514 रुपए है, तो 4 जगह क्या करोगे 19,514। अभी क्या है, P बराबर लिख दिया है तुमने 17,813, 19,514 करना है तो 19,514 कर लो। यही होती है प्रोग्रामिंग भाई। प्रोग्रामिंग की बस जान है, समझ लेना। प्रोग्रामिंग हो चाहे मैथ, दोनों की जान है कौन, वेरिएबल। यही अक्षर नाम जो रखते हो जिसके अंदर वैल्यू को क्या करते हो, स्टोर करते हो, और फिर जिसके सहारे तुम फार्मूला लिखते हो। क्लियर है? यस सर। तो बस ये देख रहे हो, ये VB स्क्रिप्ट है। ऐसे ही कोड हमें कहाँ लिखना है, जावा। अब तो हम जो लैंग्वेज यूज करेंगे क्या यूज करेंगे, जावा यूज। जावा में भी ऐसे कोड लिखना है। अब बस देखो, लैंग्वेज अलग अलग है तो रूल थोड़े क्या हो जाते हैं, अलग अलग। जैसे बहुत से लोग बड़े नियम कानून से चलते हैं, बहुत से लोग नियम कानून से नहीं चलते। जैसे ये जो लैंग्वेज है बड़े नियम कानून से नहीं चलती है। जावा यही कहती जैसे आप वेरिएबल बना रहे हो ना, जावा में यही चीज लिखते तो जावा कहता गलत बात कर रहे हो भाई, गलत है। जावा ये कहती कि ऐसे नहीं लिख सकते कि तुम P बराबर 100 या P बराबर 19,514। P क्या है, 19,514 क्या है, नंबर है ना जी सर, नंबर है ना। तो जावा कहती है कि पहले बताओ कि P एक नंबर है, तब उसमें 19,514 डालो। ये क्या कहता है, सीधे जो डालना है डालो, चाहे 19,514 डालो चाहे जो डालो। जावा कहता ना, पहले आप बताओ ये बात, पहले ये वो करो, घोषणा करो, ये डिक्लेयर करो कि P एक नंबर है, तब P में। जैसे हम लोग गणित में ऐसा नहीं करते थे ना, हम लोग गणित में ऐसा नहीं करते थे, लेकिन जावा ये चीज करवाती है। वो कहती जैसे यही चीज हम जावा में कर रहे होते ना, ऐसे लिखते तो पता ना भाई गलत बात कर रहे हो। पहले जैसे बताना पड़ता P एक क्या है, नंबर है। अच्छा, नंबर भी कई तरह के होते हैं, दशमलव होते हैं,
बिना दशमलव वाले होते हैं कि नहीं होते? Yes, sir. जो बिना दशमलव वाले होते हैं उनको बोलते हैं इंटीजर। क्या? Integer. तो जावा में यही पी लिखना होता तो ऐसे लिखते ना मानता। जावा कहता भैया पहले लिखो क्या, इंट पी। पहले इस बात को चिल्ला के बताओ सबको कि पी एक इंटीजर है, मतलब पी एक संख्या। नंबर है। इसके बाद अब पी में चाहे 10,000 डालो, चाहे 20,000 डालो, चाहे 10 लाख डालो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन यही चीज वीबी स्क्रिप्ट नहीं करती भैया, अब डालो चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जावा कहती ना, तरीके से काम करो, पहले चिल्ला के सबको ये बताओ नंबर। कि पी एक नंबर है, तब फिर पी को में नंबर रखो, चाहे जो रखो नंबर रखो। ठीक है, तो चलो कल इसी पे देखते हैं। ठीक है, कल से फिर जावा ही स्टार्ट करते हैं। अब यही जो कोड इसमें लिख रहे थे वही किस में लिखे? जावा में। उसकी बेसिक नीड ये है कि आपके सिस्टम पे जेडीके होना चाहिए। एक बेसिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देखो कितना अच्छा नाम है, जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। मतलब जावा लैंग्वेज के सहारे कुछ डेवलप करना है, कुछ बनाना है, तो उसकी किट क्या क्या मतलब होता है? ऐसी चीज जिसमें सब कुछ है। जैसे क्रिकेट की किट होती है, उसमें बैट भी रहेगा, ग्लव्स भी रहेगा, पैड भी रहेगा। तुम्हें पता जो जो उस काम को करने के लिए जरूरी है वो सारी चीजें एक ही में रहे तो उसे क्या बोलते हैं? किट बोलते हैं। इसीलिए नाम ये लोग क्या रखे? जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। जावा में डेवलपमेंट करने के लिए जो जो चीजें चाहिए इस किट के अंदर सब अवेलेबल हैं, इसीलिए नाम रखा क्या? जेडीके। ठीक है, यस सर। तो चलो। सर जी, हाँ जो लिखे हैं पूरा, हाँ हाँ, ये भी कोई लैंग्वेज एकदम वीबी स्क्रिप्ट। वीबी स्क्रिप्ट हम लोगों ने इस लैंग्वेज को 3-4 साल चलाया है। हम लोग लिखते हैं, टाइप करते हैं, वो भी ना 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 ना, अरे जैसे नोट पैड पे हम लिखें राहुल इज अ गुड मैन, अगर ऐसा लिखते हैं तो ये कोई वीबी स्क्रिप्ट नहीं है। और अगर मान लो लिख भी दिए राहुल इज अ गुड मैन, और ये चलाने में समझ, ये पहले ये कैसे समझता है कि जो लिखे हो या वीबी स्क्रिप्ट में नहीं है या नहीं है? भाई इसको वीबी स्क्रिप्ट में चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, तो ये इस बात को ऐसे जानता है। कैसे जानते हो? इस बात को ऐसे समझता है, इसलिए तो जब फाइल सेव करवाया था तो क्या था? एक्सटेंशन .vbs, तो समझ जाएगा कि ये फाइल क्या है? वीबी स्क्रिप्ट। हाँ, मतलब ये नोटपैड में तो लिखा है, समझना है तुम्हारे कंप्यूटर से, और कंप्यूटर में वीबी स्क्रिप्ट को समझने वाला पहले से मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट का ही ये क्या है? विंडोज है। माइक्रोसॉफ्ट की ही बनाई गई ये क्या है? लैंग्वेज है, तो बाय डिफॉल्ट समझती है। लेकिन हाँ, यही कोड लिखो, .vbs से सेव करो और यही उठा के दे दो लाइनक्स पे। किस पे? लाइनक्स पे, या रख दो तुम मैक पे, जो एप्पल के लैपटॉप पे, सिस्टम पे, वहां यही कोड चलाओगे तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वीबी स्क्रिप्ट को एप्पल का सिस्टम नहीं समझ सकता। इंस्टॉल करना होगा उसमें। एप्पल नहीं, वो लोग पहली बात तो यार ये भी तो दुश्मनी चलती है, तुम्हारा सामान हम नहीं लेंगे, ये भी तो चलता है। वीबी स्क्रिप्ट, भाई वीबी स्क्रिप्ट को समझने वाला सिर्फ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। अगर वीबी स्क्रिप्ट समझानी है, कहीं चलानी है, तो तुम्हारे सिस्टम पे माइक्रोसॉफ्ट क्या होना चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ये लैंग्वेज ऐसी है, ये लैंग्वेज ऐसी नहीं, इसलिए कहा जाता है ऐसी लैंग्वेजेस को जो किसी ओएस पे चलती हैं और किसी ओएस पे नहीं चलती, तो कहते हैं यार ये जो लैंग्वेज है ये ओएस डिपेंडेंट है। क्या है? ओएस डिपेंडेंट है, या ओएस का एक नाम और बताया है हमने स्टार्टिंग में, प्लेटफॉर्म। हम कहते हैं क्या ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, इस प्लेटफॉर्म पे चलती है, उस प्लेटफॉर्म पे नहीं चलती। लेकिन जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट के आपके विंडोज पे भी चलती है, एप्पल के लैपटॉप पे भी चलती है, और लाइनक्स पे भी चलती है। इसीलिए जावा को बोला जाता है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये क्या है? या ओएस इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जो चीज हर जगह चले वो क्या है? इंडिपेंडेंट। जो कहीं चले और कहीं ना चले वो क्या है? डिपेंडेंट। और ये जो वीबी स्क्रिप्ट आपकी लैंग्वेज है ये ओएस डिपेंडेंट लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, और ये सिर्फ चलती है किस पे? माइक्रोसॉफ्ट पे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का कुछ भी रहेगा, विंडोज 7, 8, 10, 9, 11 जो भी रहेगा, 12, 13 उन पे चलेगी, लेकिन लाइनक्स सिस्टम पे एक कोड डालोगे तो चलेगा नहीं। इस लैंग्वेज को समझने का जो इंजन है वो उसके पास, लाइनक्स और मैक के पास नहीं है, और उन्होंने बनाया भी नहीं।
उन्होंने बनाया भी नहीं। ठीक है, यस सर। तो हर लैंग्वेज क्या होती है, बहुत लैंग्वेज है। अब जैसे जावा ही है, इस सिस्टम पे हम बताया ना जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। यस सर। जावा इस पे चलेगी, लेकिन उसकी एक शर्त है, पहले ऐसा एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा जो जावा को समझे। तो तुम्हें इसीलिए तो जेडीके पहले डालना पड़ता है, बिना जेडीके कोड लिखोगे थोड़ी चलेगा। जब अपने सिस्टम पे जेडीके डालोगे तो समझ लो इसके अंदर जावा समझने वाला आ चुका है। अब वही कोड लिखोगे जावा में तो ये समझेगा। जैसे इस सिस्टम पे जेडीके ना हो, हम सोचे जावा में कोड लिखें चलाएं, नहीं चलेगा। HTML तो किसी का नहीं है, वो जो स्टैंडर्ड्स बनाते थे इंस्टीट्यूशंस उनका है। हाँ वो चलेगा, बहुत सी चीजें जावा ही चलता है। देखो सी शार्प नहीं चलता, सी शार्प जो है वो नहीं चलता। सी शार्प जो है माइक्रोसॉफ्ट पे चलेगा लेकिन लाइनक्स पे नहीं चलेगा। हाँ जैसे जेडीके डाउनलोड ना करें, नोटपैड पे कोड लिख के रन करें, नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। वीबी स्क्रिप्ट चल जाता है, क्योंकि वीबी स्क्रिप्ट को समझने के लिए जो इंजन चाहिए वो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वालों की लैंग्वेज थी। माइक्रोसॉफ्ट का ही क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो लोग पहले से ही डाल के रखे हैं, इसीलिए देखो सीधे चल रहा है। लेकिन अगर हमको जावा चलानी है, जावा में कुछ भी काम करना है, तो सबसे पहली बेसिक नीड है क्या, जेडीके। पहले कहेंगे भैया जावा की डेवलपमेंट किट ले आओ, इंस्टॉल करो। अब ये सिस्टम समझना शुरू करेगा क्या, जावा। इसके पहले ये सिस्टम जावा नहीं समझ सकता। जैसे ये जो लैंग्वेज है तो कंप्यूटर कैसे समझता है कि ईडी स्क्रिप्ट वही जो आप बता रहे हैं? हाँ एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन डालेंगे। हाँ। मान लीजिए ये जो अभी हमने लिखा है, हाँ आप इसके पहले लिखे हैं, जैसे राहुल जी बोल रहे हैं, हाँ तो फिर हम उसको कैसे वो समझेगा? मान लीजिए यही मैसेज नहीं, देखो तुमने अगर फाइल का नाम दे दिया .vbs, तो ये मान के चलेगा ये जो फाइल है एक वीबी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ कोड है। अब राहुल इज ए गुड बॉय डायरेक्टली नहीं लिख सकते, वेरिएबल यूज करके गणित कुछ ऐसा करोगे ना, वो चीज नहीं लिख सकते, लेकिन तब भी तुमने लिखी है। लेकिन वो .vbs लग गया ना, तो सिस्टम को ये लग रहा है कि ये एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर कोड किसमें लिखा है, वीबी स्क्रिप्ट में। अब उसमें अंदर तुमने ऐसा कोड लिख रखा है जो अलाउड नहीं है, तो गलत लिखा है ना, तो एरर मार देगा, कहेगा भैया ये क्या उल्टा सीधा लिखा है। मतलब वो कोशिश करेगा वीबी स्क्रिप्ट से, क्योंकि तुमने एक्सटेंशन, इसीलिए तो एक्सटेंशन मांगता है, जिससे पहचान जाए कि ये किस टाइप की फाइल है, इनको मैनेज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है। अब जैसे तुम एक कोड लिखो वीबी स्क्रिप्ट का, एक्सटेंशन देना तो .vbs, तुम लिख दिए .tbs, तो इसको बेवकूफ बना रहे हो। कंप्यूटर चलाओगे, कंप्यूटर कहेगा TBS नाम के तो हम किसी को चलाना जानते ही नहीं चलाएगा, है ना? देखो कंप्यूटर, फिर याद रखना, गलत सही सारे डिसीजन लेना तुम्हारा काम होगा। हाँ वो हाँ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ये अच्छी बात है। जैसे इस सिस्टम पे, जैसे ऑपरेटिंग पे चले जाओ, लाइनक्स पे कुछ भी कर, लाइनक्स पे पहुंच जाओ, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम वीबी स्क्रिप्ट को चला नहीं सकते। लेकिन अगर जावा का कोड चलाना है या जावा में कोड लिखना है, तो अगर इस माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज पे करना है तो जेडीके डालो और चला लो। लाइनक्स वाले भी यही कहते हैं कि चलाना जावा मेरे यहाँ, जेडीके डालो और चला लो। और मैक वाले भी यही कहते हैं, एप्पल वाले भी, कि मेरे लैपटॉप पे क्या करो, जेडीके डालो और चला लो। वीबी स्क्रिप्ट ये डिपेंडेंट है माइक्रोसॉफ्ट। हाँ जो ये है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इसलिए जैसे हम लोग जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं ना, उसी का एक नाम और भी है, पर्यायवाची नहीं होते। वैसे इसका पर्यायवाची क्या है, कई बार हम लोग बोल देते हैं यार इस प्लेटफॉर्म पे नहीं चल रहा है, अरे भाई ट्रेन के प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं जी सर, वो बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। यार ये विंडोज प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहा है यार, या ये चीज उस पे तो चल रही है यार, लाइनक्स प्लेटफॉर्म पे चल रही है या हाँ, और विंडोज प्लेटफॉर्म पे नहीं चल रही, इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। कल से अब हम लोग